गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। एटॉमिक मॉडल का मतलब हुआ कि किसी एक एटम का हम एक प्रारूप जानना चाहते हैं, मॉडल जानना चाहते हैं। तो एटम का मॉडल जानने का मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, क्यों जाने और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस जितने भी हैं उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जितने जो भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन उन एटम्स में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं, जिन पर कुछ पार्टिकुलर चार्ज होते हैं। तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, उनका पोजीशन क्या है, वो एटम के भीतर कैसे अरेंज्ड होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। और उसी काम के लिए, उसी को सॉल्व करने के लिए, इसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद लोगों को यह ज़रूरत लगी कि आखिर इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो अरेंजमेंट है एटम के भीतर वो कैसा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मॉडल्स दिए, जिसमें से सबसे पहला मॉडल था जे थॉमसन का मॉडल। आपको याद होगा 1896 में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, जे थॉमसन को वो क्रेडिट जाता है। कैसे डिस्कवरी हुई आप सभी लोग जानते हैं, वो क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। जे थॉमसन के माध्यम से जब इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया गया, उसको कैरेक्टराइज किया गया, तब उन्होंने जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटम का मॉडल, जो सबसे पहला मॉडल कहलाता है। बचपन से आपने पढ़ा हुआ होगा कि जे थॉमसन के मॉडल को रेजिंग पुडिंग मॉडल कहा जाता है। जैसे केक होता है, केक के भीतर जैसे हम लोग रेजिन डाल देते हैं ना, जैसे किशमिश वगैरह डाल देते हैं, तो वो भीतर में होता है। ठीक वैसे उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है, जिसके भीतर रेजिन के जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसके भीतर सजे हुए होते हैं, और ऐसे सजे हुए होते हैं ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, इसलिए एटम की स्टेबिलिटी होती है। वो जे थॉमसन ने कहा। जे थॉमसन के अनुसार एक एटम न्यूट्रल होता है, और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कह दिया कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही पॉजिटिवली चार्ज्ड यूनिफॉर्मली उसके सरकमफ्रेंस पे, उस स्फीयर के सरकमफ्रेंस पे फैले हुए होते हैं, और इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो थ्योरी, ये जो मॉडल था जे थॉमसन का मॉडल, वो बहुत दिनों तक पॉपुलर नहीं रहा, बहुत दिनों तक वो एक्सेप्टेबल नहीं रहा। बाद में चल के बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आ गई और वो मॉडल फेल हो जाता है, और मॉडल फेल होने के बाद रदरफोर्ड का मॉडल है। लेकिन अभी हम लोग जे थॉमसन के मॉडल को थोड़ा सा समझना चाहते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये मॉडल दिया था। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन gave an atomic model। एक एटॉमिक मॉडल दिया जे थॉमसन ने, in which he said that atoms are spherical। Atoms are spherical। There is a uniform positively charged sphere, like पुडिंग के जैसा, पुडिंग और केक।
and electrons are embedded into it like the रेजिन के जैसा उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड होते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो। ये बात मैं यहां लिख देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड in such a way so that electrostatic force of attraction is the maximum. Attraction is the maximum. इसीलिए इस मॉडल को हेंस दिस मॉडल is also known as pudding resin मॉडल भी कहा जाता है इसको, इस मॉडल को। उन्होंने कहा कि एक स्फीयर होता है, ये तो मैं 2 डायमेंशनल बोर्ड में सर्किल बना रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जैसे रेजिन होगा वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर होगा, उतने ही पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर होगा, और इसको कहते हैं हम लोग जे थॉम्सन का मॉडल। तो कहता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम एकदम न्यूट्रल होता है। और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखकर ऐसा कहा भी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है वो सरकमफ्रेंस पे फैले हुए रहते हैं, और उसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ये जो मॉडल है इसका नाम वाटरमेलन मॉडल भी रखा गया। जे थॉम्सन का मॉडल जो है, थॉम्सन्स मॉडल is also known as the watermelon model. थॉम्सन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। जैसे वाटरमेलन में क्या होता है कि एक स्फेरिकल होता है वाटरमेलन, और वाटरमेलन के भीतर बहुत सारे उसके बीज रहते हैं। तो जैसे उसके सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उसके भीतर एम्बेडेड होते हैं, और उसके सरकमफेरेंस पे पॉजिटिव चार्ज फैले हुए रहते हैं। उसके सरकमफेरेंस पे पॉजिटिव चार्ज फैले रहते हैं। कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर embedded into the atom like the seeds of watermelon। तरबूजे के सीड्स बीज की तरह
उसमें तरबूजा सब लोगों ने खाया है, उसके बीज उसके भीतर रहते हैं, जैसे वैसे ही यहाँ भी वाटरमेलन में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, 11, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये पॉजिटिव चार्ज is spread over the circumference of watermelon। वाटरमेलन के सर्कमफ्रेंस पे फैले हुए रहते हैं और ये वाटरमेलन मॉडल के नाम से फेमस हुआ। लेकिन कुछ बातें और भी। जे थॉमसन ने कहा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक रेडियस, चूंकि वो स्फेरिकल है तो एटॉमिक रेडियस जो है उसने कहा कि 10⁻⁻10 मीटर होता है और इसी के आसपास होता है और इसी के भीतर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं। लेकिन बट लेटर ऑन researches indicated that total mass of एटम का जो टोटल मास है वो कहीं बड़ा है सम ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास के सम से कहीं बड़ा है एटम का मास। और यह इंडिकेट करता है कि जे थॉमसन के मॉडल में अभी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। इसका मतलब हुआ दिस इंडिकेट्स द नीड ऑफ मॉडिफिकेशन इन थॉमसन्स मॉडल। और वो जे थॉमसन्स के मॉडल में जो मॉडिफिकेशन की बात हुई उसके बाद ही जस्ट एक नया मॉडल आया, रदरफोर्ड्स का मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो उनके एक एक्सपेरिमेंट पर आधारित था जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड और उनके 2 स्टूडेंट्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और उस समय तक रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो गई थी। और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम का जो सोलर सिस्टम के जैसा था। पहला मॉडल आया वाटरमेलन के जैसा, दूसरा मॉडल आया सोलर सिस्टम के जैसा, एटम का मॉडल आया सोलर सिस्टम के जैसा और बड़ा पॉपुलर हुआ। उस मॉडल ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब बड़ा पॉपुलर हुआ वो मॉडल, बड़े दिन तक ये मॉडल एक्सेप्टेबल था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रदरफोर्ड्स का जो मॉडल था, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल is based on the alpha particle scattering experiment done by two students of Rutherford named Hans Geiger
हेंस, गीगर एंड अर्नेस्ट मैडिसन। अर्नेस्ट मैडिसन इनके दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो एक्चुअली क्या है, ये है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जिसको हम लोग He2 से सिंबलाइज करते हैं। और इसमें ये कहना है कि इट कैरीज 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स मास। इसमें 4 यूनिट्स मास होते हैं। यह एक रेडियो एक्टिव रेज है, रेडियो एक्टिव रेज ये कहा था, ये आप पहले से भी जानते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिला। तो ये एक्सपेरिमेंट था क्या, ये समझ लेना है कि उन्होंने एक बड़ा सा थीन फॉइल लिया गोल्ड का, ये 100 नैनोमीटर थीन गोल्ड फॉइल लिया। इसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दिया गया जिस पर जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया गया। और आप समझ रहे होंगे कि जिंक सल्फाइड का कोटिंग क्यों किया गया है। स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड से इसको कोटिंग कर दिया गया है। और इस पर यहाँ एक लीड का चैम्बर लिया गया जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया गया। ये लीड का चैम्बर है, चैम्बर ऑफ लीड, और इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जिससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेज बाहर निकलेंगी। तो ऐसा देखा गया, जो ऑब्जर्वेशन थे, कि बहुत सारे अल्फा रेज सीधे आर पार चले जाते हैं। बहुत सारे अल्फा रेज सीधे आर पार चले जाते हैं। कुछ अल्फा रे अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ अल्फा रे 20,000 में से कोई एक अल्फा रे अपने ही रास्ते पर वापस हो जाता है। और ये जो पैटर्न है ये मिलता है स्कैटरिंग का पैटर्न। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यही ऑब्जर्वेशन मिले हैं। इसमें कुछ बातें समझ लेने वाली बात यह है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा ही क्यों लिया गया, पहली बात। दूसरी बात कि गोल्ड फॉयल का ही यूज क्यों करते हैं, दूसरी बात। और हम इसका जवाब ये दे सकते हैं क्योंकि गोल्ड की मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। गोल्ड हाईली मैलिएबल, बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल मेटल है जिसको पीट कर हम बहुत से पतला शीट बना सकते हैं। तो यही कारण था, क्योंकि इसका बहुत पतला शीट बनाया जा सकता है, इसलिए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का इस्तेमाल किया गया, वो भी 100 नैनोमीटर थिक। ये इतना पतला शीट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि गोल्ड की यही प्रॉपर्टीज ऑर्नामेंट बनाने में इसका यूज होता है, उसी प्रॉपर्टीज के कारण कि गोल्ड से हम बहुत हल्का से हल्का ऑर्नामेंट, सपोज कीजिए कि किसी ने ईयर रिंग पहना है तो ईयर रिंग बहुत हल्का होना चाहिए, अगर भारी होगा तो वो कान भी लटक जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि गोल्ड का हम बहुत ही थीन फॉइल बना सकते हैं, हाईली मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है ये, इसलिए रदरफोर्ड ने भी यहाँ गोल्ड का इस्तेमाल किया। दूसरा कि अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, तो चूंकि वहाँ एम था, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में ये नहीं कहा गया
कि पॉजिटिव चार्ज जो है सरकमफ्रेंस पे वो क्या है और वो कहाँ है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को खोजने के लिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज को खोजने के लिए हम अगर निगेटिव चार्ज भेजेंगे तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमको कोई दूसरा चाहिए पॉजिटिव चार्ज जो उससे रिपेल्ड आउट हो, और रिपेल होगा तो हम पता लगा लेंगे कि कहाँ पे वो पॉजिटिव सेंटर है। तो ये बातें हुई, अल्फा रे यूज़ करने का कारण ये था। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं वो ऑब्जर्वेशंस को हम एक साथ लिख लेते हैं। पहला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के मोस्ट ऑफ द अल्फा रे जो है वो पास कर जाता है। जैसा कि देखा आपने, बहुत सारे अल्फा रेज बिना किसी डेविएशन के आर पार चले गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि फ्यू अल्फा रेज डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से डेविएट हुए कुछ अल्फा रे। और तीसरा वेरी फ्यू अल्फा रेज आर बाउंस्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ पे बहुत सारे अल्फा रेज जो थे वो बाउंस्ड बैक हो गए। और जो बाउंस्ड बैक हुए थे उसके बारे में कहा जाता है अमॉन्ग्स्ट 20,000 अल्फा रेज 1 रे इज बाउंस्ड बैक। केवल एक रे ऐसा होता है जो बाउंस्ड बैक हो जाता है, 20,000 में से कोई एक रेज। ये ऑब्जर्वेशंस थे। उस ऑब्जर्वेशंस के आधार पे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या हो सकता है? कंक्लूजन दिया कि चूंकि पहला जो ऑब्जर्वेशन था उससे कि सिंस most of the alpha rays pass without deflection, बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो पार कर जाता है। सो within the atom maximum space is vacant, maximum space vacant है। ये पहला ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन निकाला कि चूंकि बहुत सारे रेज हैं जो बिना किसी डेविएशन के पार हो गए, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम के भीतर वो खाली है। दूसरा, few rays are deviated from their path, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। इट मीन्स देयर इज a positive center, there is a positive center in the atom that repel the alpha ray out।
इसका यह मतलब हुआ कि जो डेविएशन हो रहा है वो निश्चित रूप से रिपल्सन के कारण हो रहा है, और अल्फा रे जो है वो खुद से पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसका रिपल्सन किसी पॉजिटिवली चार्ज से होगा, तो एटम के भीतर निश्चित रूप से कोई पॉजिटिव सेंटर है जो उन अल्फा रेज को रिपेल आउट कर रहा है। ये कंक्लूजन हमने यहाँ से निकाल लिया। अब बात आई कि जो कुछ बाउंस बैक हो गए थे, बाउंस्ड बैक हो गए कुछ रेज, उसका मीनिंग ये हुआ कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा डेंसर पार्ट है एटम के भीतर जो उन अल्फा रेज को आर पार नहीं जाने दे रहा है। तो तीसरा जो अब कंक्लूजन है तीसरे ऑब्जर्वेशन के आधार पे कि सिंस few rays are bounced back to their original path, it means there is a hard solid spherical center within the atom that do not allow alpha ray to pass through it, जो अपने से अल्फा रे को पास नहीं होने देता है, उसी सेंटर को that denser center is known as न्यूक्लियस। उसी डेंसर पार्ट को न्यूक्लियस कहा गया, उसी डेंसर पार्ट को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा। अब इन सारे ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन के आधार पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसको हम लोग प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं। प्लैनेट के जैसे सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट्स होते हैं वैसे ही उसी के आधार पर उन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम प्लैनेटरी मॉडल के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ above observations and conclusions Rutherford gave a planetary model of एटम का प्लैनेटरी मॉडल उन्होंने दिया। उसमें उन्होंने कहा कि एटम जो है जस्ट एक सोलर सिस्टम के जैसा होता है जिसमें न्यूक्लियस बीच में होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ बने होते हैं। उन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसमें बहुत ही स्पीड से घूमते रहते हैं, कांस्टेंट स्पीड उनका होता है। और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस एटम को बैलेंस किए हुआ रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए हुआ रहता है, जिसके कारण एटम की स्टेबिलिटी होती है। तो ये सारी बातें रदरफोर्ड ने कही और रदरफोर्ड के बाद हालांकि रदरफोर्ड का भी मॉडल फेल हो जाता है, लेकिन रदरफोर्ड ने एक बहुत इंफॉर्मेटिव कंक्लूजन दिया कि इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर एटम का एक मॉडल दिया जा सकता है। उस मॉडल में सबसे पहले कहा कि एन एटम इज स्फेरिकल इन शेप।
जो कि जे थॉमसन ने भी कहा था। स्फेरिकल इन शेप एंड साइज ऑफ एटम is approximately 10 to the power minus 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि देयर इज वेरी डेंसर हार्ड and positively charged center within an atom known as nucleus। एटम के भीतर एक बहुत ही डेंसर, हार्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर ही एटम के सारे मास सेंटर्ड होते हैं। ये बात भी हमें कहनी है कि टोटल मास of atom is centered at that nucleus। एटम का पूरा मास उसी न्यूक्लियस पर सेंटर्ड होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ देयर आर circular paths around the nucleus known as orbits। उनको ऑर्बिट कहा जाता है। ये न्यूक्लियस हुआ और इसके चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ बने होते हैं जिनको ऑर्बिट कहा जाता है। और ये हुआ न्यूक्लियस। पांचवा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus with constant speed। न्यूक्लियस के चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जस्ट लाइक planets of our solar system around the sun। सूरज के चारों तरफ हमारा प्लैनेट्स घूमता रहता है, ठीक वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और छठवां पॉइंट कहा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the electrons and nucleus
electrons and nucleus stabilizes the atom, एटम को स्टेबिलाइज करता है। कौन स्टेबिलाइज करता है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हम इस बात को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखना चाहते हैं कि आखिर उनका कहने का मतलब क्या था, वो क्या कहना चाहते थे इस पॉइंट से। तो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे हो सकती है, इस बात पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी। देखो, कोई भी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है इसके चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड से, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एट द सर्कुलर path with constant speed, स्पीड कांस्टेंट स्पीड के साथ ये घूम रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह का फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स है जो इसको भीतर की तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स applied by न्यूक्लियस, ये इनवर्ड फोर्स है, ये भीतर की तरफ लगाया जा रहा है, इनवर्ड फोर्स, और इसी फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। सेंट्रीपेटल फोर्स जो भीतर की तरफ लग रहा है। आप एक बात समझ रहे होंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलता है उस पर एक फोर्स काम करता है जो उसको बाहर की तरफ धकेलना चाहता है, और उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर path experience an outward force जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है उस पर सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स है, फोर्स दोनों तरफ से बराबर लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन न तो पाथ से बाहर जा पाएगा और न ही वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर पाएगा। तो इस तरह से वह इलेक्ट्रॉन एकदम स्मूथली अपने पाथ पे चलता रहता है, एकदम स्मूथली अपने पाथ पे चलता रहता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया रदरफोर्ड ने। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड at the revolving electrons, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स ये बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होते हैं, और यही कारण है हेंस
इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ और इसमें कोई ऑब्स्टेकल, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और इस तरह से उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया और बड़ा पॉपुलर हुआ। बहुत दिनों तक इसको माना गया, एक्सेप्ट कर लिया गया और हमको लगता है कि उस समय का सबसे एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन था एटम्स के बारे में। लेकिन जैसे ही मैक्स प्लांक्स की एक थ्योरी आती है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, जैसे ही मैक्स प्लांक्स की एक थ्योरी आई, मैक्स प्लांक्स ने कहा कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो वो कुछ एनर्जी लूज करेगा। मैक्स प्लांक ने कहा ऐसा कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो वो कुछ एनर्जी लूज करेगा। और ये थ्योरी, ये जो स्टेटमेंट है, यह अगर एटम पे लागू किया जाए तो बड़ा सटीक बैठता है। और सटीक बैठता है, इस पर हम लोग आते हैं। अब यही तो जानना है कि आखिर क्या एक्सप्लेनेशन देंगे रदरफोर्ड उस बात का कि जब मैक्स प्लांक्स की थ्योरी आती है, आफ्टर प्लैंक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, Planck's theory of electromagnetic radiation that states that कि अगर if a charged particle move with acceleration, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, देन ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड it will emit energy। ये कुछ एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में ही सही, लेकिन ये लूज करेगा। ये उन्होंने कहा था। रदरफोर्ड का मॉडल को चैलेंज मिला। रदरफोर्ड्स मॉडल गॉट चैलेंज। रदरफोर्ड्स के मॉडल को चैलेंज मिलता है। अब इसको जरा हम इस अपने एटम में देखें कि एक एटम के भीतर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से। इन एटम electrons moves with constant speed at the circular path पे घूम रहा है। तो यहां डायरेक्शन तो बदलेगा, डायरेक्शन चेंजेज, सो वेलोसिटी चेंजेज। अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी भी बदल रही है, और वेलोसिटी बदल रही है एंड हेंस एक्सेलरेशन इज देयर। जब वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज देयर। इसका मतलब हुआ कि यह चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। It means electron moves
विथ एक्सेलरेशन। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। अब तो बात आई कि जब कोई भी चार्ज बड़ी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो वो कुछ एनर्जी लूज करेगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी लूज करेगा। सो it should emit energy. It should emit energy. जब एक्सपेरिमेंट किया गया, later on it was found to correct। मतलब एटम्स जो है वो एनर्जी लूज करते हैं। जब एक एटम को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला गया, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, then it is found to emit radiation। तो ऐसा पाया गया कि वो रेडिएशन इमिट करता है। रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि मैक्स प्लैंक्स की जो थ्योरी है वो सही है, और अगर वो थ्योरी सही है और तब उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और पाया गया कि जब एटम एनर्जी छोड़ भी रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका यह मतलब हुआ हेंस इफ इलेक्ट्रॉन emits energy, then energy of electron decreases, energy of electron decreases, and finally it will fall down, it will fall in the nucleus। मेरा मतलब समझ गए होंगे आप कि अगर ऐसा सही है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, एटम एनर्जी रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण, मोशन के कारण, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे घटेगी, और घटते घटते जब वो एनर्जी जीरो हो जाएगी, उस समय वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। कैलकुलेट किया गया कि अगर ये घटना घटती है तो इसके लिए नैनो सेकेंड में समय लगेगा, उतना जल्दी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके और न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये रदरफोर्ड्स के मॉडल का सबसे बड़ा डिमेरिट था, सबसे बड़ा चैलेंज था रदरफोर्ड्स के मॉडल को, और इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो एनर्जी कहाँ से निकलती है। बट इट डज नॉट हैपन, it does not happen। It means the cause of emission of energy is something else। ये कुछ दूसरा कारण है जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। द रीजन cannot be explained by रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स के मॉडल से इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, और यही रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। दिस इज द सीरियस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल।
रदरफोर्ड्स के मॉडल का ये सबसे बड़ा डिमेरिट था, जिसके कारण वो मॉडल फेल हो गया और फिर एक नया मॉडल आया बोर्स का मॉडल, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी बात ये हुई कि जो भी एजम्पशन थे, एजम्पशन क्या, वो थ्योरी है, वो प्रिंसिपल है प्लैंक्स की, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो रेडिएशन के फॉर्म में ही क्यों ना हो, लेकिन वो एनर्जी रिलीज करेगा। और उस कसौटी पर ये हाइड्रोजन एटम खड़ा उतरा, मतलब हाइड्रोजन एटम एनर्जी रिलीज कर रहा था। तो अगर हाइड्रोजन एटम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो बाकी एटम भी एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे, और एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटते घटते अगर जीरो हो गई तो उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आखिर रदरफोर्ड्स ने क्या सुझाव दिए, तो रदरफोर्ड्स का मॉडल इस बात के बारे में साइलेंट है, इसमें कुछ नहीं कह सकता है। तो हम लोगों को एक नए मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस मॉडल पर जाने से पहले बहुत सारा बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, जिसका नाम है बोर्स मॉडल। वहाँ हम लोग पहुँचे उससे पहले हमें एक अच्छा खासा बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, और उसमें कुछ फिनोमिनन ऐसे हुए जो बोर्स मॉडल की तरफ इशारा करते हैं, खुद ब खुद इशारा करते हैं, और हम लोग उसको समझेंगे। जैसे वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तब फिर बोर्स मॉडल आएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन्हीं डिस्कवरीज़ के बारे में, उन्हीं घटनाओं के बारे में, उन्हीं फिनोमिना के बारे में बात करेंगे जिससे बोर्स मॉडल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। बोर्स मॉडल जिससे निकलता है, उन सारी घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक गुजारिश है हमारे नए व्यूवर्स से, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक देना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।